कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी? अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल, हैदराबाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा कहा गया कि अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना को ख़त्म कर दिया गया है। खासकर यह काफ़ी लंबे समय तक चर्चा में रहा था अमरावती, लेकिन अब यहाँ पे विशाखापत्तनम को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है नई राजधानी के रूप में। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में मार्च के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 राजधानी वाला देशों का नाम पूछा जा सकता है, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे आपको 3 राजधानी देखने के लिए मिल जाएगी। एक तो है यहाँ पे केप टाउन, उसके अलावा है ब्लोमफोंटेन और इसके अलावा हो जाएगा प्रिटोरिया। यहाँ पे हम लोग बात करें तो जैसे प्रिटोरिया को अगर हम लोग देखें तो एक कार्यकारी राजधानी के रूप में, वहीं ब्लोमफोंटेन न्यायिक और केप टाउन यहाँ पे हो जाएगा विधायी राजधानी के रूप में। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसी से रिलेटेड। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा डैश डैश रहने की उम्मीद है। जीडीपी का 6.4%, 5.4%, 7.4%, 4.6%। यहाँ पे बात की जा रही है इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा उत्तर इसका करेक्ट होगा। इसका करेक्ट उत्तर होगा ए 6.4%। 6.4%। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा के 6.4% रहने का अनुमान है। सरकार वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से निजी उपभोग और पूंजी निर्माण के कारण हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बीते कुछ 3 सालों के अंतर्गत राजकोषीय घाटा की, तो सबसे कम देखने के लिए मिला 2019-20 में लगभग 4.7 के आसपास। 2020-21 में देखा जाए तो पिक पे था ड्यू टू कोविड की वजह से, और 2021-22 में देखा जाए तो यहाँ पे है 6.7% के आसपास। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार डैश डैश प्रतिशत रहेगी। कितना प्रतिशत पे रहेगी? 5.4%, 6.5, 6.9, 7.2%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी 6.5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण जैसे कि 2022-23 पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पे 6.5% के आसपास रहने की संभावना है। जैसे यहाँ पे संभावना दिखाया गया था 6 से लेके 6.8% के बीच ही रहेगा, और इसी के बीच आ जाएगा यहाँ पे 6.5%। बाकी अगर हम लोग कुछ पुराने आंकड़ों की बात करें तो जैसे 2022-23 में 7%, 2021-22 में 8.7 है, 2020-21 में 6.6%। यहाँ पे देख पा रहे माइनस है, जो कि काफ़ी गवर्नमेंट को कोविड के समय क्रिटिसाइज भी किया गया था। 2019-20 में देखा जाए तो 3.7% के आसपास। बायो एशिया 2023 के लिए कौन देश भागीदार होगा? रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश होगा। यूनाइटेड किंगडम ने बायो एशिया के 20वें संस्करण के साथ, यहाँ पे देख पा रहे 20वें संस्करण के साथ भागीदारी की है, जिसकी मेजबानी तेलंगाना सरकार के द्वारा यहाँ पे उसकी जो राजधानी है हैदराबाद में की गई है। बायो एशिया 2023 हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण का हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान भारत के कानून मंत्री थे? यहाँ पे रेंज दिया हुआ है 1975 से 1977,
1977 से 1979, 1979 से 1981, 1981 से 1983। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1977 से 1979। वरिष्ठ अधिकारी शांति भूषण का 31 जनवरी 2023 को नोएडा यूपी में निधन हो गया। वह 1977 से 79 तक भारत के कानून मंत्री रह चुके थे। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मौजूद थे। इन्हीं के पुत्र थे है यहाँ पे प्रशांत भूषण, जो कि काफ़ी चर्चित की पर्सनालिटी है। प्रशांत भूषण भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील है। निम्नलिखित में से किसे गुजराती या फिर गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, यहाँ पे देख पा रहे जीएमसी का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, रवि कुमार, शेखर राव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, माधवेंद्र सिंह। माधवेंद्र सिंह को गुजरात के या फिर गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है। उन्हें गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त किया गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला वाणिज्यिक मैरीटाइम क्लस्टर है। पूरा का पूरा यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लस्टर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की संसद ने भारतीय तटरक्षक दिवस बनाने के कानून को मंजूरी दी थी? 1977, 1978, 1979, 1980। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 1978 में। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 1 फरवरी 2023 को ये आप लोगों को ध्यान में रखना है 47th तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 18 अगस्त 1978 को भारत की संसद ने भारतीय तटरक्षक दिवस बनाने वाले कानून को मंजूरी दी। तब से यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस बार कौन सा है? 47वां। एक नए अध्ययन के अनुसार 2050 तक पृथ्वी डैश डैश के तहत भी 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। उच्च उत्सर्जन परिदृश्य, कम उत्सर्जन परिदृश्य, उच्चतम उत्सर्जन परिदृश्य, निरंतर उत्सर्जन परिदृश्य। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कम उत्सर्जन परिदृश्य। कहने का सेंस यही है कि एक नए अध्ययन के अनुसार 2050 तक पृथ्वी का टेम्परेचर कम उत्सर्जन के बावजूद भी, अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है कि हमें पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है, उसके लिए विभिन्न देशों के द्वारा कम उत्सर्जन, खासकर कार्बन के हो गया, ठीक है, या फिर जो भी गर्म गैसों को लेके मीथेन वगैरह हो गया, उसको लेके यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो CO2 को माना जाता है। तो इसको कम उत्सर्जन को लेके भी देखा जाए तो कितना भी लोग कम कर लें, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस 2050 तक यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक नए अध्ययन के अनुसार 2050 तक पृथ्वी 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। एक नए अध्ययन के द्वारा यह भी भविष्यवाणी की गई है कि 2050 तक पृथ्वी कम उत्सर्जन के तहत भी 2 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। 1880 के बाद से ये वही दौर है जब औद्योगिकरण का दौर था। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ी तेज़ी से विभिन्न देशों में ग्रोथ कर रहे थे। तो 1880 के बाद से पृथ्वी पर औसत वैश्विक तापमान में कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और 2050 तक कि कुछ भी कर लिया जाए यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। और ऐसे में यहाँ पे देखा जा रहा है कि हीट वेव जैसे इस साल लगातार आपको देखने के लिए मिला, खासकर बिहार और यूपी जैसे राज्यों में बड़ी मात्रा में इसकी बढ़ने की संभावना और अधिक है। जनवरी में सकल GST संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपए था। यह डैश डैश संग्रह है। यहाँ पे उच्चतम है, दूसरा उच्चतम है, तीसरा उच्चतम है, चौथा उच्चतम है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, दूसरा उच्चतम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। GST संग्रह यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जनवरी में
5 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे अधिक है। पहला देखा जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे लंबा जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अप्रैल 2022 में यहाँ पे है लगभग 1.67 लाख करोड़ के आसपास। तो जनवरी में सकल जीएसटी संग्रह दूसरे स्थान पर रहा। इसने अक्टूबर का जो रिकॉर्ड पूरी तरीके से तोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे जो 1.51 लाख करोड़ के आसपास था, इसी का रिकॉर्ड यहाँ पे जनवरी में टूट गया है। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपए था। इसमें देखा जाए तो टोटल अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ से कितना आया हुआ है, तो लगभग इसमें 28,963 करोड़ का सीजीएसटी था। इसके अलावा यहाँ पे 36,730 करोड़ यहाँ पे हो जाएगा स्टेट जीएसटी, और यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा यहाँ पे 79,000, ठीक है, और 599 करोड़ यहाँ पे हो जाएगा आईजीएसटी। तो पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ से कितना आया हुआ है। वैसे एक बात तो तय है, यहाँ पे जो बात की जा रही है आईजीएसटी, ये सबसे अधिक होगा ही होगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं 79,000 करोड़ के आसपास। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर जयप्रकाश, राकेश कुमार सिंह, प्रकाश जैन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में राजीव सिंह रघुवंशी के नाम की सिफारिश की हुई थी। यूपीएससी ने डॉक्टर विजो सोमानी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी और डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जैसे शीर्ष दावेदारों के लिए साक्षात्कार लिया हुआ था, जिसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितने का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? 6.5 लाख करोड़ रुपए, 5.1 लाख करोड़ रुपए, 3.9 लाख करोड़ रुपए, 2.4 लाख करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2.4 लाख करोड़ रुपए। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड अभी तक का सबसे अधिक 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है। पिछला बजट में देखा जाए रेल उद्योग के लिए तो ये अप्रोक्स था लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। अभी वर्तमान में जो देखा जाए यह रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। अगर इसको कंपेरिजन किया जाए 2013-14 के रेलवे बजट से तो उसका 9 टाइम्स अधिक आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा वर्तमान में, अर्थात 2023-24 के बजट में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस बजट से 9 गुना अधिक है वर्तमान का जो रेलवे बजट, तो ये हो जाएगा 2013-14 से। व्यक्तिगत आयकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई कर व्यवस्था में 8 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 8 लाख रुपए, देखिए 8 लाख तक का रुपए का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में देखिए यहाँ पे पहले अप्रोक्स 5 लाख के आसपास था, इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। 7 लाख रुपए कर दिया है, ना कि यहाँ पे 8 लाख रुपए। इसीलिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है, बिल्कुल सही है। स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। 3 लाख रुपए कर दी गई है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत देने का प्रयास किया गया है, खासकर यहाँ पे मिडिल वर्ग के लिए। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट है। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपये और पेंशनधारियों को
15,000 रुपये की मानक कटौती की जाएगी। नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। गैर सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर कर छूट सीमा को 25 लाख रुपए किया गया है। 2023-24 के केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चालू वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। कितना? 6.5% रहने का अनुमान है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 1 फरवरी को संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में आर्थिक विकास दर 7%, 7% रहने का अनुमान है। इसीलिए गलत हो जाएगा पहला। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्यों को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल 2। बजट में प्रस्ताव किया गया है कि 2021-22 में 8.7% की तुलना में 8.7% की तुलना में वास्तविक जीडीपी वर्ष दर वर्ष डैश डैश से बढ़ेगी। कितना परसेंट से बढ़ेगी? 6%, 7.2%, 6.8, 7%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में नामात्र, जिसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी, 15.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन वास्तविक जीडीपी में 2021-22 में जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 8.7% की तुलना में वर्ष दर वर्ष यहाँ पे देखा जाए तो 7% बढ़ने का अनुमान है। इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी है। राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय कृषि क्षेत्र में, भारतीय एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? यहाँ पे देख पा रहे हैं 14,828 करोड़ रुपए, 44,094 करोड़ रुपए, 48,145 करोड़ रुपए, 51,515 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी यहाँ पे। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने अब तक के सर्वाधिक यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कितना होगा? 44,094 करोड़ रुपए। 2022-23 में उच्च शिक्षा के लिए देखा जाए, 2022-23 में उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 40,828.35 करोड़ रुपए था, 35 करोड़ रुपए था 2022-23 में। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना कब प्रभावी होगी? 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 मई 2023, 1 जून 2023। इसका आसान सा जवाब होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1 अप्रैल 2023 से एमएसएमई के लिए संशोधित गारंटी योजना प्रभावी होगी। केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यह 1 अप्रैल 2023 से कोष में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह 2 लाख करोड़ रुपए से अतिरिक्त संपार्श्वित कर सकते हैं, मुक्त यहाँ पे गारंटीकृत यहाँ पे ऋण को सक्षम करेगा।
यहाँ पे देख पा रहे हैं एमएसएमई की वृद्धि को गति देने के लिए जो भी कई सारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कि उद्यम हो गया, ई श्रम, एनसीएस और एएसईएमए का इंटरलिंक करना, आतिथ्य सेवा एवं संबंधित उपक्रमों पर फोकस के साथ ईसीएलजीएस का विस्तार है। 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी के साथ यहाँ पे, ठीक है, सीजीटी एमएससी जैसे भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आरएमपी कार्यान्वयन 5 वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा के लिए बजट आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट 2023-24 में रक्षा के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। रक्षा पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों को दोनों करेक्ट उत्तर है, हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बजट 2023-24 में रक्षा के लिए 5.9 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सरकार ने रक्षा के लिए जो भी राशि आवंटन किया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपए, तो यहाँ पे देखा जाए पिछले वर्ष के आवंटन के तुलना में देख पा रहे हैं, पिछले वर्ष यहाँ पे था 5.25 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा सकता है कि पिछले बजट के तुलना में अभी जो 2023-24 का जो बजट है कितना वृद्धि देखने के लिए मिलता है हमें। तो रक्षा में यहाँ पे 13% है। सबसे बड़ा जो जंप देखने के लिए मिल रहा है रेलवे में, देख पा रहे हैं लगभग 71% का यहाँ पे जंप है। इसके अलावा रक्षा पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि दूसरा स्टेटमेंट था। बाकी और भी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा में देखा जाए तो पिछले बार 2022-23 में 1.12 लाख करोड़ रुपए था और इस बार कितना है यहाँ पे 1.9, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा के लिए 1.04 लाख करोड़, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर है। शिक्षा के लिए 2023-24 के लिए 1.12 है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे आपको करना है और 1.0 लाख करोड़ को 2022-23 में करना है, तब जाके इंक्रीमेंट होगा लगभग 7% के आसपास। 2022-23 में कितना था 1.04 लाख करोड़ रुपए और 2023-24 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे आपको, ठीक है, रिप्लेस करना होगा एक दूसरे को। कृषि के लिए है यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ रुपए और 2022-23 में देखा जाए तो 1.24 लाख करोड़ रुपए था। यहाँ पे इजाफा जो हुआ है 1% का। और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में 0.86 लाख करोड़ रुपए था 2023-24 में और 2022-23 में था 0.83 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे देखा जाए तो जंप है 3% का। तो इस तरह का जो परसेंटेज है यहाँ पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी वर्तमान में इसको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले बजट के कंपेरिजन में अभी वर्तमान बजट में कितने % की वृद्धि हुई है, किसी भी एक टॉपिक को दे सकता है। तो खासकर अभी रेलवे बहुत चर्चा में रहा है, इसे आप लोग ध्यान जरूर में रखेंगे। 71% का बहुत बड़ा एकदम हाई जंप। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन से देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं? भारत और यूएस, भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और चीन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, भारत और यूएस। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं। वे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, जैसे कि यहाँ पे कुछ संस्थाओं को नाम ध्यान रखना है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन को शामिल करने हेतु एक टास्क फोर्स को बनाने पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य है निकट अवधि के अवसरों की पहचान करने और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक विकास तंत्र में या फिर दीर्घकालिक विकास में मदद करने के लिए तत्परता का मूल्यांकन पूरी तरीके से डेवलप करना है। भारत और डैश यहाँ पे कितना डॉलर होना चाहिए? बिलियन से अधिक की लागत के 13 MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन के सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक है।
यहाँ पे किससे है, यहाँ पे बताना है आपको। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के $3 बिलियन के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन यहाँ पे देख पा रहे हैं, सौदे पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के $3 बिलियन से अधिक की लागत के 13, कितना है यहाँ पे टोटल, 13 MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन के सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए लग रहा है कि लगभग ये मामला डील हो ही जाएगा। यह भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात बात की जा रही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की और हिंद महासागर के पास अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करने में पूरी तरीके से मदद करेगा। यहाँ पे देख पा रहे लगभग 1900 किलोमीटर क्षेत्र का निगरानी कर सकता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार की बात करें तो 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जो कि ड्रोन को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी इसकी स्पीड मानी जाएगी। निम्नलिखित में से किसे यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रामनाथ कोविंद, राहुल गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी जो दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए सम्मान मिला हुआ है। राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके बाद में नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह को पुरस्कार सौंपेगा। ठीक है, नई दिल्ली में इनको यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से तो इनको मिल चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न सीधे पूछ लिया जाएगा यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित है कि मैंने सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को।